नमस्कार दोस्तों, आज दोपहर की 8 बड़ी खबरें निकल के आ रही हैं। आपको बताएंगे एक एक कर विस्तार से। पहली बड़ी खबर में है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन ह्यूमन राइट्स वॉच ने अपनी पहली रिपोर्ट में भारत के मानवाधिकार के उल्लंघन को लेकर चिंता जाहिर की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सत्तारूढ़ हिंदू राष्ट्रवादी बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार की नीतियों ने हाशिए के समुदायों, सरकार की आलोचना करने वाले मीडिया और अल्पसंख्यक लोगों को, जैसे खासकर मुसलमानों पर हमला तेज है। हम आपको बता दें, ह्यूमन राइट्स वॉच 100 से ज़्यादा देशों में मानवाधिकार की स्थिति को लेकर अपनी वैश्विक रिपोर्ट जारी करता है। इस रिपोर्ट में भारत को लेकर कहा गया है कि भारत सरकार के विदेश फंडिंग के नियमों व वित्तीय अनियमितताओं के निराधार आरोपों का इस्तेमाल करके अधिकार समूह को बंद कर दिया। सरकार ने ऐसे कानूनों और नीतियों को अपनाया है जो धार्मिक अल्पसंख्यकों, विशेषकर मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव हो। हम आपको बता दें, सरकार द्वारा आतंकवाद विरोधी और राजद्रोह जैसे कठोर कानून के तहत कार्यकर्ताओं, पत्रकारों और अन्य कर्मचारियों, आलोचकों को गिरफ्तार करना जारी कर दिया है। लेकिन वो अक्सर हिंसा भड़काने वाले भाजपाई समर्थक, भाजपा नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने के विफल रही है। बीजेपी शासित राज्यों में प्रशासन में मुसलमानों के घर और संपत्तियों को तोड़ी जा रही है। ये कदम बिना कानूनी वैधता या प्रक्रिया के तहत उठाया गया है। ऐसे विरोध प्रदर्शन में उन्हें सजा सुनाई जा रही है और उनके घर को भी तोड़ा जा रहा है। हम आपको बता दें, अंतर्राष्ट्रीय संगठन ह्यूमन राइट्स वॉच के दक्षिण एशिया के निदेशक मीनाक्षी गांगुली ने रिपोर्ट के विकसित मानों के बलात्कारियों को छोड़ने के जिक्र किया था। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अगस्त में भाजपा सरकार ने सन 2002 में मुस्लिम विरोधी दंगे के दौरान एक गर्भवती महिला के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया था और उनके परिवार के 14 लोगों का कत्ल कर दिया गया था। इसके तहत उन्हें आजीवन कारावास भुगत रहे थे, जिसमें से 11 हिंदुओं को जल्द ही मंजूरी दी गई है कि वो जल्दी से उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। हम आपको बता दें कि भाजपा के सहयोगियों और सार्वजनिक रूप से इस पर जश्न भी मनाया था, जो कि व्यापक निंदा हुई थी। इस कार्रवाई में अल्पसंख्यक समुदाय के प्रति, यहाँ तक कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामले भी सरकार के भेदभावपूर्ण रवैये पे उजागर रहा है। ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट ने भारत की ईसाइयों को परेशान करने के लिए जबरन धर्म परिवर्तन रोकने वाले कानून का दुरुपयोग करने की बात भी कही है। और दूसरी बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों कि दिल्ली में सूचना और प्रचार निर्देशालय में आम आदमी पार्टी को 163 लाख करोड़ 62 की वसूली नोटिस की जारी। हम आपको बता दें, वसूली का ये नोटिस कथित तौर पर राजनीतिक विज्ञापन को सरकारी विज्ञापन के रूप में प्रकाशित करने के आरोप में दिया गया है। डीआईपी के वसूल नोटिस ने कहा है कि दिल्ली में सरकार चल रही है। आम आदमी पार्टी को नोटिस जारी होने के 10 दिनों के भीतर इस राशि का भुगतान करना होगा। इसके मुताबिक नोटिस में कहा गया है, अगर आम आदमी पार्टी के संयोजक ऐसा नहीं करते हैं तो दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा दिए गए पुराने आदेश के मुताबिक पार्टी की संपत्ति की कुर्की कर ली जाएगी और सभी कानून कार्यवाही समय पर की जाएगी। बता दें कि बीते साल दिसंबर में दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना प्रमुख सचिव को निर्देश दिया था कि आम आदमी पार्टी 97 लाख वसूल किए गए कहा था, लेकिन राजनीतिक विज्ञापनों को सरकारी विज्ञापनों के प्रकाशित करने के लिए दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा साल सन 2015 में दिल्ली हाई कोर्ट के साल सन 2016 में दिए गए आदेशों का उल्लंघन किया था। हम आपको बता दें, दिल्ली सरकार के सूचना और प्रचार निर्देशालय में डीआईपी की ओर से आम आदमी पार्टी को करीब 64 लाख करोड़ का वसूली नोटिस दिए थे। जाने पर आम आदमी पार्टी के बीजेपी पर हमला बोला था। दिल्ली सरकार के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि बीजेपी दिल्ली सरकार के अफसरों को मजबूर कर रही है। वो दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री और मंत्रियों को निशाना बना रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के अफसरों का दुरुपयोग करना बंद कर देना चाहिए और दिल्ली की चुनी हुई सरकार को काम करने दिया जाना चाहिए। सिसोदिया ने कहा कि बीजेपी दिल्ली सरकार के अफसरों का अपने राजनीतिक इस्तेमाल के लिए किस तरह दुरुपयोग कर रही है। डीआईपी का ये नोटिस इसका बड़ा उदाहरण है कि उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी सूचना मांगी है कि आखिर ये कौन है विज्ञापन जिनके लिए वसूल नोटिस दिया गया है, इसके गैर कानूनी क्या है। सिसोदिया ने कहा कि आम आदमी पार्टी को दिल्ली जनता ने चुना है, लेकिन बीजेपी अफसरों पर असंवैधानिक कब्जा करके बैठी हुई है। उन्होंने कहा कि वसूली नोटिस के जरिए
कहा गया है कि दिल्ली सरकार के द्वारा दिल्ली से बाहर विज्ञापन के लिए, लेकिन दिल्ली के अखबार बीजेपी शासित तमाम राज्यों में मुख्यमंत्रियों के विज्ञापनों से भरे हुए। उन्होंने कहा कि दिल्ली के अखबारों में मध्य प्रदेश से लेकर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश सहित तमाम राज्यों के विज्ञापन छापे जाते हैं और कांग्रेस शासित राज्यों में विज्ञापन भी दिल्ली ही छापता है। उन्होंने आगे पूछा, क्या बीजेपी वहां के मुख्यमंत्रियों से विज्ञापन का पैसा वसूलेगी? दरअसल अपनी राय बताइएगा। और तीसरी सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है। हम आपको बता दें कि भारत में आज 2 दिवसीय ऑफ ग्लोबल साउथ समिति की शुरुआत हो गई है। इस ग्लोबल साउथ समिति का आयोजन 12 से 13 जनवरी के बीच होगा। इसके उद्घाटन समारोह में पीएम मोदी से संबोधित किया जाएगा। पीएम मोदी इस दौरान समिति के शामिल होने वाले साथ में मिलकर नई वैश्विक व्यवस्था बनाने में एक दूसरे के विकास में सहयोग देने की अपील करेंगे। हम आपको बता दें, पीएम ने इस साल की चुनौती का हवाला देते हुए कहा कि दुनिया संकट से गुजर रही है। एक वैश्विक आवाज़ के तौर पर हमें भविष्य में बड़ी भूमिका निभानी पड़ेगी। हमारे देश में 3/4 मानवता बसती है, जिसमें दुनिया की बेहतरीन के लिए हमारी भी सामना आवाज़ होनी चाहिए। बता दें, भारत सरकार ने विदेश मंत्रालय के मुताबिक इस सम्मेलन में 120 देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। मालूम होगा कि दुनिया को आर्थिक और सामाजिक विकास के आधार पर 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहला हिस्सा ग्लोबल नॉर्थ, जिसमें अधिक विकसित देश हैं, अमेरिका और यूरोप देश, जापान आदि। दूसरा है ग्लोबल साउथ, जिसमें कम विकसित देश हैं, जैसे अफ्रीका देश है, एशिया है आदि हैं। इसमें भारत भी आ रहा है। आयोजन के दूसरे नंबर पर भारत है। मैंने कम विकसित देशों का है, जिसमें ग्लोबल साउथ समिति कहा जाता है। ये सम्मेलन ग्लोबल साउथ वाले देशों को अलग वैश्विक मुद्दों पर अपना पक्ष रखने के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म माना जाता है और ये दुनिया ने उपलब्ध कराया है। और चौथी बड़ी खबर में निकल के आ रही है। हम आपको बता दें कि जोशीमठ शहर के धंसने को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमें अभी सभी अधिकारियों के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की है। हम लोगों ने अपील की है कि ये माहौल बनाए कि जोशीमठ को खत्म करने या बस 25% घरों को दरारें आ गई हैं, उन्हें खाली कर दिया जाए। हमारे लोगों की अर्थव्यवस्था पर्यटक पर निर्भर है। अगर डर का माहौल रहेगा तो पर्यटक नहीं आएंगे। अभी 4 महीने बाद 4 धाम की यात्रा भी शुरू होने वाली है। लोग धीरे धीरे संतुष्ट हो रहे हैं। NTV से बात करते हुए इमारतों को तोड़ने के बाद मुआवजे को लेकर सीएम ने कहा, जो भी होगा उसे 15 लाख की फौरन राहत की घोषणा की है। हम आपको बता दें कि आज शाम लोगों के खातों में चली जाएगी यह रकम। हम आगे और राहत की राशि भेजेंगे। सरकार का यह दावा है कि और जनप्रतिनिधियों की एक कमेटी बनाई जा रही है जो मुआवजा पर बात करेगी। इसके अलावा दरारें क्यों आ रही हैं, इसका भी ध्यान दिया जाए। पांचवी बड़ी खबर निकल के आ रही है। हम आपको बता दें कि भारत के कड़ाके की ठंड के बीच रिपोर्ट आ रही है कि पारा गिरने का दावा कर रही है मौसम विभाग। हम आपको बता दें, अभी उत्तर भारत में लोगों को ठंड के पीक से गुजर रहा है। NTV के रिपोर्ट में कहा गया है कि मौसम विशेषज्ञ भविष्यवाणी के अगले हफ्ते मैदानी इलाकों में तापमान -4 डिग्री सेल्सियस गिर सकता है। लिवर वेट ऑफ इंडिया के संपादक नवदीप दहिया के ट्वीट में कहा है कि उत्तर भारत में 14 से 19 जनवरी के बीच कड़ाके की ठंड पड़ सकती है। 16 और 18 जनवरी के बीच इसके पीठ पर रहने वाली है। हम आपको बता दें, ये संभावनाएं NTV के संवाददाता नवदीप जता रहे हैं। नवदीप भैया ने कहा है कि मैंने कैरियर में अभी तक भविष्यवाणी मॉडल में कभी इतना तापमान कम होते नहीं देखा है। मैदानी इलाकों में तापमान -4 डिग्री हो सकता है। वहीं छठी बड़ी खबर निकल के आ रही है। हम आपको बता दें कि भारत और श्रीलंका के बीच आज दूसरा एक दिवसीय मैच कोलकाता ईडन गार्डन में हो रहा है। दूसरे वनडे मैच में मेहमान टीम के टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला ले लिया है। अगर भारत आज हो रहा इस मैच को जीतता है तो वो मैच की सीरीज अपने नाम कर लेगा। पहले मैच में भारत को हार चुकी, यानी भारत सीरीज 1-0 से आगे चल रही है। इससे पहले T20 सीरीज भारत अपने नाम कर ही चुकी है। ऐसे ही बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को करके सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।